हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमारा एक बीट छूट गया था। एनसीईआरटी ने ये टेबल 1.1 मेंशन किया है। टेक्सोनॉमिकल हायरार्कीज जो हमने स्टडी किया था उसमें टेबल नंबर 1.1 ऑर्गेनिजम्स विद देयर टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, ये टेबल हमको अभी शॉर्ट में डिस्कस करना है। यहाँ पर देखिए जो टेबल के मेन कंटेंट है, जैसे कॉमन नेम है, बायोलॉजिकल नेम है, जीनस है, फैमिली, ऑर्डर, क्लास और फाइलम, दैट इज़ नथिंग बट अ डिवीज़न इन प्लांट्स। यह हमने डिस्कस किया हुआ है लास्ट लेक्चर में। ठीक है, होप आप लोगों को वो डिस्कशन अंडरस्टूड हुआ होगा। यहाँ पर मैन का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यहाँ पर बताया है। उसका बायोलॉजिकल नेम होमोसेपियंस है, जीनस होमो है और फैमिली होमिनिडी है ना। तो ऑर्डर प्रीमाटा, क्लास मैमिलिया, फाइलम कॉर्डेटा। हाउस फ्लाई का यहाँ पर बायोलॉजिकल नेम दिया है म्यूस्का डोमेस्टिका, जीनस म्यूस्का है, पहले लिखते बायनोमियल नोमेनक्लेचर में। फैमिली म्यूसिडी है, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा और आर्थ्रोपोड। मैंगो का मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा एनाकार्डियासी फैमिली, ऑर्डर सपिंडेल्स, क्लास डाइकोटिलीडॉन और एंजियोस्पर्म उसका डिवीज़न है। गेहूं की वेट की बात की जाए तो ट्राइटिकम एस्टिवम, ट्राइटिकम इसका जीनस है और पोसी ये इसकी फैमिली है और ऑर्डर पोल्स है और क्लास मोनोकोटिलीडॉन और एंजियोस्पर्मिक है उसका डिवीज़न। यहाँ पर जो अभी मैंने पढ़ा हूँ तो मैं पहले रिलेट करूँगा दो एनिमल्स को, हाउस फ्लाई को और मैन को। ठीक है, तो देखो इनकी फैमिलीज़ जो है वो डिफरेंट है, जीनस भी डिफरेंट है, ऑर्डर भी डिफरेंट है, क्लास भी डिफरेंट है, फाइलम भी डिफरेंट है, लेकिन दोनों किंगडम एनिमालिया में आते हैं। तो ये कॉमन उनका एनिमल ये कैटेगरी में दोनों कॉमन है, फाइलम लेवल पे दोनों अलग है। कॉर्डेटा है मैमल्स मैन, कॉर्डेटा में दूसरे भी आते हैं, एम्फीबियंस आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं जिनमें नोटोकॉट प्रेजेंट होती है। मैमिलिया में देखेंगे तो पैंथेरा टाइग्रिस है और फेलिडी फैमिली वाले सब आ जाते हैं यहाँ पे। मतलब जैसे जैसे हम कॉमन स्पीसीज की तरफ आएंगे तो स्पेसिफिकेशन बढ़ जाएगा और ऑर्गेनिजम्स ब्रांच के फॉर्म में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होंगे। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ब्रॉड स्पेक्ट्रम में तो वो उनका जो नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल है स्पीसीज है वो एक जगह आ जाएंगे और उनका जो कैरेक्टर्स है वो कम होंगे, कॉमन कैरेक्टर्स, और नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिज्म बढ़ जाएंगे। वहाँ पर हमने जो ट्रायंगल फॉर्म में स्ट्रक्चर देखा था बिल्कुल उसी तरीके से उसको समझने की कोशिश करना है। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हमको दिया है जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस हमको दिया है, इनके जीनस, फैमिली, ऑर्डर, फाइलम वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको अलग अलग टेक्सा में रखा गया है और उसको डिवाइड करने की कोशिश किया है। ठीक है, तो ये टेबल थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि आपसे डिस्कस करना, आपको एक्सप्लेन करना। ठीक है, तो आप भी एक बार इसको अच्छे से देखिए और पूरे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे एक बार अच्छे से एक रिवीजन दीजिए, उसको पढ़िए। ठीक है, और अगर कोई पॉइंट नहीं समझता है तो मुझे फिर आप क्वेश्चन करना। ठीक है, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम एनसीईआरटी के सीक्वेंस के हिसाब से बायोडाइवर्सिटी इस टॉपिक को, इस यूनिट को डिस्कस कर रहे हैं। वैसे तो जनरली हम सेल टॉपिक पहले देखते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने सोचा कि क्यों ना एनसीईआरटी के सीक्वेंस के हिसाब से हम पहला टॉपिक स्टार्ट करें। इसीलिए मैंने आज पहला टॉपिक स्टार्ट किया हूँ कई दिनों से। यहाँ पर हमने पहले बेसिक लाइफ को समझने की कोशिश की है, लाइफ के डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ को समझने की कोशिश की है। हमने ये समझने की कोशिश की है कि लाइफ हम एक्चुअली कहते किसको है। उसके बाद हमने बेसिक टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज देखा, बेसिक क्लासिफिकेशन देखा और डिफरेंट टाइप के टेक्सास देखा। ठीक है, स्पेसीज देखा, ठीक है, जीनस देखा, फैमिली देखा, ऑर्डर देखा, क्लास देखा, फाइलम और किंगडम देखा। ये अलग अलग टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज थे जहाँ पर ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट स्टेजेस पे हम स्टडीज करते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि हम इसको सिस्टमेटिक तरीके से स्टडीज कर सकें। ठीक है, अब ये ऑर्गेनिजम्स जिसकी हम स्टडीज कर रहे हैं
उनका हम स्टोरेज, उनका हम प्रिजर्वेशन कहाँ पर करेंगे, मतलब ऑर्गेनिजम्स को हम महफूज कैसे रखेंगे ताकि हम उसको स्टडीज़ कर सके, फर्दर रिसर्चेस में वो काम आए, ये हमें आज समझने की कोशिश करना है। ठीक है, हमने देखा है टैक्सोनॉमिकल एड्स हम किसे कहते हैं, मतलब जो हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करेंगे तो क्लासीफाई करने के लिए हमें उसके कैरेक्टर्स को, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को, उसके बेसिक फिजियोलॉजी को, उसका बेसिक एनाटॉमिकल एस्पेक्ट, उसका स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो इन सब चीज़ों की स्टडीज़ के लिए हमको इन पर्टिकुलर चीज़ों का प्रिजर्वेशन ज़रूरी होता है, उसको महफूज रखना ज़रूरी होता है। तो उसके कुछ मेथड्स है जिसमें हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स के अवशेष को और लिविंग फॉर्म को हम महफूज रख सकते हैं। यहाँ पर टैक्सोनॉमिकल एड्स में जो पहला पॉइंट है वो है हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या है, ये इसको समझने के लिए बिल्कुल आप बेसिक इसका बहुत बेसिक आइडिया है कि हम क्या करते हैं, जो प्लांट होता है, प्लांट के पार्ट्स को हम ड्राई करते हैं, प्लांट्स के पार्ट को हम सुखाते हैं और उसको एक पर्टिकुलर पॉलीथीन के बैग में डालकर एक स्पेसिफिक फ्रेम में उसको क्या करते हैं, स्पेसिफिक पैटर्न में उसको क्या करते हैं, हम अरेंज करते हैं और उस पर्टिकुलर लीफ का, उस पर्टिकुलर स्टेम का जो प्लांट का पार्ट है जो ड्राई हो चुका है, उसका फैमिली, जीनस, उसका पूरा टैक्सोनॉमिकल जो कैटेगरी है उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन हम हर्बेरियम शीट में करते हैं। आगे चल के आप एग्रीकल्चर के कोर्सेज करेंगे, फार्मेसीज करेंगे, फार्माकोग्नोसी एक आपको सब्जेक्ट रहेगा, उसमें आपको हर्बेरियम शीट का प्रोजेक्ट होगा। हमने हमारे स्टडीज़ में भी फार्माकोग्नोसी में हमने बनाए थे हर्बेरियम शीट, उसमें बहुत सारे प्लांट्स थे, लिस्ट दिया था बहुत सारे, उसमें से कुछ सेलेक्ट करना था और उनके पार्ट्स का हर्बेरियम शीट्स बनाना था। मैंने जो हर्बेरियम शीट बनाया था वो बनाया था हमारे मिसवाक के कुछ साल्वाडोरा पर्सिका के कुछ पार्ट लिया था मैंने ड्राई करके, और कुछ मैंने नीम के पार्ट लिया था, ठीक है, और कुछ मैंने और कैप्सिकम जो होता है, फली जिसे कहते हैं, वो भी मैंने ड्राई करके उसका भी मैंने हर्बेरियम शीट बनाया था। मतलब कोई भी मेडिसिनल प्लांट हो या फिर फूड वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लांट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो, उन सबको हम क्या कर सकते हैं, ड्राई करके उनकी हर्बेरियम शीट बना सकते हैं। साइमल्टेनियसली हर्बेरियम शीट का मैं एक आइडिया भी यहाँ पर डायग्राम में दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम हर्बेरियम शीट के थ्रू बहुत सारे हमारे सब्सटेंस को और प्लांट्स को हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं फर्दर स्टडीज के लिए आगे आने वाले। स्टोरेज हो सकता है बहुत अच्छा, इसके भी मैनुअल्स होते हैं, इसके भी एसओपीज होते हैं, इसके भी बेसिक प्रोटोकॉल होते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, गाइडलाइंस होते हैं, बेसिकली उस हिसाब से इसको स्टोर करके रखते हैं ताकि वो आगे फर्दर स्टडीज में काम आए, ठीक है। उसके बाद बॉटनिकल गार्डन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि बहुत सारे हमारे पास भी बहुत सारे बॉटनिकल और मेडिसिनल प्लांट्स का गार्डन होता है, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में हमें देखने को मिलता है। वहाँ पर उसका बेसिक कैटेगरी, उसका बेसिक साइंटिफिक नाम आपको देखने को मिलेगा। तो बॉटनिकल गार्डन में तो यहाँ पर देखिए जो गार्डन है की बोलकर इंग्लैंड में है, वो भी बॉटनिकल गार्डन बहुत फेमस है, एनसीईआरटी ने मेंशन किया। यहाँ पर साथ में उसका हम डायग्राम भी देख रहे हैं। इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा में है, वो भी बहुत बड़ा फेमस है और एनसीईआरटी ने मेंशन किया है। नेशनल बॉटनिकल इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, ये भी एनसीईआरटी ने मेंशन किया, इसलिए मैंने यहाँ पर नाम लिखना ज़रूरी समझा। इसे स्टार पॉइंट इसलिए कंसिडर कर सकते हैं कि ये एनसीईआरटी ने मेंशन किया। जनरल नॉलेज का पॉइंट है, एमसीक्यूज यहाँ पर बन सकता। म्यूजियम्स, एज द नेम इंडिकेट, हमको पता है म्यूजियम्स में बहुत सारे हिस्टोरिकल पार्ट्स होते हैं, हिस्टोरिकल थिंग्स, सब्सटेंसेस होते हैं, जो तारीखी बहुत सारे सब्सटेंसेस हमको म्यूजियम्स में मिलते हैं। जैसे बोन्स के सैंपल हो सकते, इस लीफ के सैंपल हो सकते, और बहुत सारे ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट्स हो सकते, स्टोन्स हो सकते जो म्यूजियम्स में हमें देखने को मिलते हैं। ये भी वन ऑफ द मेथड है जिसमें हम स्टोरेज कर सकते हैं बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का।
जूलॉजिकल पार्क्स की अगर बात की जाए तो जूलॉजिकल पार्क्स जो बड़े बड़े गार्डन्स होते हैं, पार्क्स होते हैं, वहाँ पर हमको बहुत सारे एनिमल्स मिलते हैं। टाइगर्स है, कैमल्स है और दूसरे बहुत सारे ऐसे एनिमल्स मिलते हैं जो जनरली हमारे देखने में नहीं आते। तो ये वन ऑफ द सोर्स है जूलॉजिकल पार्क जो, और जो एंडेमिक स्पीसीज है जो खत्म होने पे कटार पे है, ऐसे स्पीसीज को हम यहाँ पर रिजर्व करके रखते हैं जूलॉजिकल पार्क्स के माध्यम से। यहाँ पर कुछ जूलॉजिकल पार्क्स के मैं डायग्राम भी बता रहा हूँ ताकि आपको बेसिक आइडिया आए कि ये जूलॉजिकल पार्क्स किस तरीके के होते हैं। उसके बाद हम पॉइंट देख रहे हैं की क्या है। ये की एक्चुअली क्या है? टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के हिसाब से हम दो पर्टिकुलर सब्सटेंस का कंपैरिजन करते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग सब्सटेंस का। कॉन्ट्रास्टिंग सब्सटेंस का मतलब दो अपोजिट चीज़ों को हम रिलेट करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। जो भी हमारा स्टडीज करने का जो सैंपल है उसको अपोजिट उसके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर से उसकी सैम्पलिंग करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं। एक्चुअली ये मेथड एनालिटिकल मेथड है। एनालिटिकल मेथड में हम क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन करते हैं किसी चीज़ का, मतलब उसकी प्रोफाइल मालूम करते हैं, उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो ये की के माध्यम से हम ऐसी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की, जो भी हमारे लिए कंपेटिबल ऑर्गेनिजम्स है, जो हमारे अंडर द स्टडी है, उसके साथ हम उसके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिजम्स को भी स्टडी करेंगे और उनकी प्रोफाइल हम स्टोर करके रखेंगे ताकि हमको डिफरेंशिएट करने में आसानी हो। तो ये जो मेथड्स थे, जो डिफरेंट टाइप के टेक्सोनॉमिकल एड्स थे, हर्बेरियम है, बॉटनिकल गार्डन है, म्यूजियम है, जूलॉजिकल पार्क्स है, कीज है, ये मेथड है एक्चुअली बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को स्टोर करने का, उनको स्पेसिफिक कैटेगरी में रखने का, उनकी स्टडी करने का, उनकी टेक्सोनॉमिकल स्टडीज में इन तरीकों से भी हमें हेल्प मिलती है। उनके बेसिक कैरेक्टर्स हम यहाँ पर समझ सकते हैं। इसके साथ साथ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ वो भी समझने में हमें बहुत सारी हेल्प मिलती है इन मेथड्स के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनली हमारा टॉपिक ये खत्म होता है। एकदम सिंपल टॉपिक है, अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से भी कोई इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, जनरल टॉपिक है। बच्चे रोज नए नए बच्चे जुड़ रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि पहले ये ऐसे टॉपिक लूँ जो अंडरस्टैंडिंग में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ना हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो, इसलिए मैंने ये टॉपिक डिस्कस करना ज़रूरी समझा। बहुत ऑलमोस्ट 5 लेक्चर में ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ है। आगे जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो सेल टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम सेल टॉपिक समझेंगे तभी जा करके आगे हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अच्छे से समझ सकते। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्रोकैरियोटिक सेल का डिस्क्रिप्शन है, यूकैरियोटिक सेल का डिस्क्रिप्शन है। तो सेल के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन पहले हमको होना ज़रूरी है, तभी जा करके वो चैप्टर हम ज़्यादा बेटर तरीके से पढ़ सकते हैं। तो मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एनसीईआरटी का टॉपिक होगा। बहुत सारे बच्चों के पास एनसीईआरटी नहीं है, तो ऐसे बच्चों को एनसीईआरटी मैं पीडीएफ फॉर्म में सेंड करूंगा ग्रुप में। ये टॉपिक भी मैं पीडीएफ फॉर्म में सेंड करूंगा, आगे जो टॉपिक पढ़ाऊंगा वो भी मैं पीडीएफ फॉर्म में सेंड करूंगा। और इन पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो एमसीक्यूज होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, वो भी मैं ग्रुप में शेयर करने की कोशिश करूंगा। सिंपल टॉपिक है, इजी टू अंडरस्टैंड है, फिर भी अगर कोई डिफ़िकल्टीज होती है तो मुझे फ्रैंकली आपने क्वेश्चंस पूछना चाहिए, मैं उसे इलेबोरेट करने की, एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अभी 13 सितंबर को नीट के बच्चों का एग्ज़ाम है। उनका सेशन तकरीबन 1.5-2 घंटे का डेली सेशन चल रहा है, उनका लाइव सेशन। तो उस वजह से हमारी टीम बहुत ज़्यादा बिजी है नीट के स्टूडेंट्स को लेकर के, लेकिन 13 के बाद हम और ज़्यादा आपको काम भी देंगे और ज़्यादा आपको नए नए प्रोटोकॉल्स देंगे आपको, और जो भी लेक्चर्स है, जो भी हर चीज़ में इंशाल्लाह हम डेवलपमेंट करने की कोशिश करेंगे। आपने कंसिस्टेंसी से बने रहना है। आपके पास ऐसे टीचर्स की टीम है जो रेगुलर लेक्चर्स लेने वाली, कंसिस्टेंसी से लेक्चर लेने वाली और बच्चों को रिजल्ट तक पहुंचाने वाली टीम मौजूद है। शर्त ये है कि आप लोग इसका कितना फ़ायदा उठाते हैं, यही काम असल है। लॉकडाउन तो चलता रहेगा, लेकिन हमें हमारी कंसिस्टेंसी के साथ स्टडी करना ज़रूरी है। 11th का पोर्शन हमने स्टार्ट कर दिए। बहुत सारे बच्चे आकर के मिलते हैं, सर अभी 12th के बाद क्या करना,
जब उनको पूछते हैं तो बोलते हैं सर अगर हम 11th में पढ़ते थे तो बहुत अच्छा रहा होता, और अपने अपने एक्सपीरियंसेस बच्चे शेयर करते हैं। इससे एक बात समझ में आती है कि 11th के चैप्टर ये 8 महीनों के अंदर अंदर आपने कंप्लीट करना है। हमारे दिमाग में जो आपके लिए प्लान है वो ये है कि हम ये चाहते हैं कि 11 प्लस 12 तुम्हारा ये 15 महीने से भी कम समय में कंप्लीट हो जाए। 11 और 12 बच्चों अगर तुम्हारा अभी कंप्लीट होता है 15th ऑफ मंथ के अंदर अंदर, तो हम टारगेट कर सकते हैं हमारे नीट एग्ज़ाम के लिए। हम JEE और नीट को टारगेट कर सकते हैं और कंटिन्यूसली हम रिपीटेड मैनर में टेस्ट दे सकते हैं। हम हमारे भी टेस्ट देंगे और इंडिया के जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स है वहाँ की भी MCQs आपको सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी प्रैक्टिस होगी। अगर मान लो आयन बोर्ड के एग्ज़ाम के टाइम आपका 50% 20% सिलेबस बाकी है और वो सिलेबस आपको बोर्ड के बाद ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ नीट एग्ज़ाम अगर हम कंप्लीट करेंगे तो फिर आप रिवाइज कब करोगे? तो आप 11th के बच्चे हैं, हमारे पास पूरा टाइम है तुम्हारे लिए। आपने बस एक सोच बनाना है कि हमको नीट का एग्ज़ाम देना है और अच्छे मार्क्स से हमको क्वालिफाइड होना है। तो ऐसे बच्चों के लिए हमारे पास एक सॉलिड प्लान है। 15th मंथ का हम टारगेट करके चलेंगे और कोशिश ये करेंगे बच्चों तुम्हारी सेपरेट बैच होंगी। हर बारी को जो नए बैचेस नए जो बच्चे आएंगे उनको फिर हम सेपरेट बैच में रखेंगे। हमारे पास मल्टीपल कोर्सेस है, बूस्टर कोर्स है, कम्बो कोर्स है, 11th कोर्स है, डिफरेंट टाइप के कोर्सेस है और बच्चे इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। अभी तो मैं 10 डेज में पूरा बायो पढ़ा रहा हूँ, 38 चैप्टर, 11 प्लस 12 के 38 चैप्टर अभी मैं 10 डेज में ले रहा हूँ बच्चों का रिवीजन। तो सिलेबस कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, 15th ऑफ मंथ में हमको सिलेबस कंप्लीट करना है ताकि बचे हुए टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दे सके। इसका मतलब ये नहीं कि 15 मंथ में टेस्ट नहीं देंगे, लेकिन जो सिंपल और मॉडरेट टाइप के MCQs है अभी सॉल्व कर देंगे और जो टफ टाइप के MCQs है वो हम फिर आगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुछ टफ MCQs अभी भी मैं देते रहूँगा, क्यों तो मैं ज़्यादातर सिंपल MCQs नहीं देता बच्चों को। बहुत सारे बच्चे ये सोचते भी है कुछ मार्क्स कम ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ यहाँ अगर तुमको 200 मिल रहे तो वहाँ 250 मिलेंगे। ये डिफ़िकल्टी लेवल अगर हम लेके चलेंगे तो एग्ज़ाम हमारे लिए बहुत आसान लगेगा। मेरी ये सोच रहती है कि बच्चों ने हमारे टेस्ट में टफ फील करना और जब नीट में जाएंगे तो उनको एकदम सिंपल पेपर लगना। तो आप लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे, आप इंटरेस्ट के साथ बने रहिए। एक जेन्युइन टीम तुम्हारे पीछे काम करने के लिए तैयार है। अब आपके पेरेंट्स से आपसे मेरा ये अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप सीरियस होकर के लेक्चर्स करिए, टेस्ट दीजिए और तब जा कर के ही आपका इसमें बेनिफिट होगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।